Hello friends. So this is practice set number 3 for Indian Air Force Group Y examination. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं भारतीय वायुसेना ग्रुप वाई जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर पूछा गया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। देखो P इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3^10 इंटू 5 एंड Q की भी वैल्यू गिवन है कि 2^5 इंटू 3 इंटू 7। आपको बताना है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। सो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? यू विल से सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो एक चीज याद रखनी, जब भी क्वेश्चन इस पैटर्न का आपको नजर आ रहा है कि कैसा है क्वेश्चन, तो इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन देते हैं तो एक चीज याद रखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको जितने जो भी टर्म्स दिए हैं उसमें के सिर्फ कॉमन टर्म्स आपको लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसे लिख देता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, राइट डाउन ओनली द कॉमन टर्म्स। ठीक है, राइट डाउन कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म्स कौन कौन से है? देखो कॉमन टर्म्स 2 है 3 है, 5 कॉमन नहीं है दोनों में, तो 5 को नहीं लिखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या, राइट डाउन द कॉमन टर्म्स। तो आपने बोला सर 2 है और सर 3 है। पॉइंट नंबर 2 आपको याद ये रखना है कि राइट डाउन कॉमन टर्म्स हो गया, साथ ही साथ पावर्स। पावर कौन सी लिखनी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में? सबसे छोटी से छोटी पावर लिखनी है। ठीक है, राइट डाउन स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, भले ही नाम इसका हाईएस्ट पावर फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर जब हम लिख रहे हैं इसमें तो स्मॉलेस्ट पावर आपको लिखनी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कहाँ पे है? P में है सर। कितनी है सर? 3 है। 3 की स्मॉलेस्ट पावर कहाँ है? P में है? नहीं सर, P में तो 10 है पावर, तो 10 नहीं लिखेंगे, हमें स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पावर 3 की कहाँ पे है? आई मीन 3 की पावर स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे है जो कि 1 है, और 1 है तो आप चाहिए तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो या लिख सकते हो। तो लेट्स सी इन द ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आता है 3 की पावर 1 है इंटू 2 का क्यूब है। सो लेट अस मूव। अगर क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन एलसीएम के ऊपर पूछा तो आप क्या करोगे? देखिए एलसीएम के ऊपर जब अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या कि राइट डाउन आप ही बोल सकते हो। कौन सी पावर? राइट डाउन सबसे पहले तो कॉमन टर्म्स नहीं, जितने भी टर्म्स है सारे के सारे आपको लिखने हैं एलसीएम के केस में। राइट डाउन ऑल द टर्म्स कि जितने आपको टर्म्स नजर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 है सर, 5 है, 7 है, सभी आपको लिखने हैं। और पावर्स कौन सी लिखनी है? राइट डाउन दी हाईएस्ट पावर आपको लिखनी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर आपको लिखनी है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ? तो कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे पास सर? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्यू में है जो कि 5, 3 की हाईएस्ट पावर 10, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है, 1 लिख दो। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। तो ये है एलसीएम और वो था आपका एचसीएफ। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन ऐसे पूछा तो क्या आंसर दोगे, अगर क्वेश्चन को वैसे पूछेंगे तो आपको क्या आंसर देना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे भी मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इंक्लूड किया है। एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है इसका क्या होगा। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था अभी भी जस्ट रिसेंटली, जितने भी टर्म्स है सारे लिख दीजिए। देखो कौन कौन से टर्म है? x है, y है और z भी है। और पावर हाईएस्ट वाले लिखनी है। हाईएस्ट पावर x की कितनी है सर? 4 है। y की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? देखो y की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? 3 है, सेकंड में नजर आ रही है। और z की हाईएस्ट पावर फैक्टर लास्ट में, हाईएस्ट पावर कहाँ है? लास्ट में है जो कि 7 है। ये हो गया इसका रिजल्ट। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन का आपको पूछा जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको क्या याद रखना है? राइट डाउन ओनली द कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स कौन कौन से? x हर जगह नजर आ रहा है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन जो y है वो थर्ड में नहीं है, तो y को नहीं लिखेंगे हम, तो z को लिखेंगे क्योंकि z भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में है, तो हमने लिख दिया z। और पावर कौन सी लिखनी है? x की कौन सी पावर लिखनी है? सबसे छोटी से छोटी पावर। छोटी से छोटी पावर कितनी है? 1 है। z की छोटी से छोटी पावर कहाँ पे है? देखो z की पावर आप स्टार्टिंग में नजर आएगी आपको, तो आपने लिख दिया 2। तो ये है इसका रिजल्ट x इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा नजर आ रहा है, ये है रेशो का क्वेश्चन। तो रेशो के कोई भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो बहुत ही इजी आएंगे आपके। तो देखिए कौन कौन सा दिया है यहाँ पर। एसी एंड टीवी का प्राइस रेशो 5:3 में है। If the AC cost 5,500 more than TV, find the price of AC।
तो गिवन क्वेश्चन में है एसी एंड टीवी, इसका हमें गिवन क्या है, रेशो गिवन है। कौन सा रेशो है, ये प्राइस का रेशो है। आप चाहिए तो रेशो को x, 5x एंड 3x ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे करना है, इसमें AC इज कॉस्टिंग 5500 मोर, तो AC का रेशो आप देखो कितना मोर है। देखो ऊपर बोला है ना AC कॉस्ट इतना ज़्यादा है, ठीक है, AC की कीमत इतनी ज़्यादा है, तो आपको चेक करना है कि AC का रेशो टीवी के रेशो से सर कितना ज़्यादा है। तो आपने बोला सर 2 यूनिट्स ज़्यादा है, 2 यूनिट्स ज़्यादा है, 2 यूनिट्स मोर है। तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में कितना मोर है, 5500 मोर है। तो आप यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिए, यूज़ द यूनिटरी मेथड। इफ 2 रिप्रेजेंट्स 5500 देन व्हाट वी हैव टू फाइंड प्राइस ऑफ AC। AC की प्राइस कितनी है, तो आपने बोली सर 5 रेशो में है, तो AC की कीमत 5 विल बी हाउ मच। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा टीवी का कीमत कितना है, तो आप 3 इज इक्वल टू हाउ मच निकालिए, ठीक है। तो AC की कीमत पूछिए 5 इज हाउ मच, ये होता है यूनिटरी मेथड। आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5500 डिवाइडेड बाई 2। तो लेट अस डू दिस, 2 1 2, 2 2 4, 7 14, 2 5 10, 2 0 0, 5 इंटू 2750 दैट इज नथिंग बट 2 1 3 6, 2 7 14, ठीक है, 2 5 10, 2 0 0, ठीक है। जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था ये वैदिक मैथमेटिक्स के टेक्निक से कर रहा था, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। देखिए जिसे ये ऐसे नहीं लिखना है वो यहाँ पे भी कर सकता है, 2 से डायरेक्टली 5500 कट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली रिजल्ट आपका इधर ही आ जाएगा टॉप में, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नजर आ रहा है। अ मैन परचेस्ड अ कार फॉर 1,35,000। देखो मैन ने कार परचेस की मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 1,35,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1,35,000। अब उस पर खर्चा कर रहा है, नाउ ही स्पेंडिंग 25,000 ऑन रिपेयर। उसका थोड़ा मरम पट्टी कर रहा है। कितनी मरम पट्टी की उसने, 25,000 की, तो वो भी उसे अपनी जेब से देने पड़े। अगर उसे जेब से देने पड़े तो कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। खरीदी हुई कीमत टोटल उसको कितनी लगी अभी, 1,35,000 प्लस 25,000, तो उसको टोटल खर्चा कितने का आया। तो आप बोलोगे सर ऐड करने पर कितना आ रहा है, 0 0 0 10 3 3 6 और 1,60,000। तो ये हो गया इसका टोटल सीपी आप बोल सकते हो, ठीक है। टोटल सीपी उसको मतलब खर्चा पड़ा 1,60,000 का। अब उसे क्या कर रहा है, उस कार को उसे पसंद नहीं आई कार, अब उसे वापस वो बेच रहा है। लेकिन बेचने के बाद में आफ्टर सेलिंग दिस ही गॉट 10% लॉस। तो लॉस कितने रुपए का हुआ, तो आप बोलोगे सर 10% का हुआ। देखो सीपी 1,60,000 है, 1,60,000 इज द सीपी। व्हाट इज 10% ऑफ दिस, इट इज 16,000, ठीक है। आप डायरेक्टली लॉस निकाल सकते हो, अदरवाइज आप निकालो लॉस ऐसे, 10% का लॉस हुआ है तो 10% ऑफ कितना, 1,60,000, तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसर, 1 0 इधर कट, 1 0 इधर कट हो गया, तो ये हो गया 16,000। तो 16,000 का उसको हुआ लॉस इन रुपीज, 16,000 रुपए का लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। जब कभी भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कम होती है, तो कम करने के लिए हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जब सीपी में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, दैट इज 16,000 के, तो तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस, कितना हो गया ये, दैट इज 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे बच गया ये। तो 1,40,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस ओके कार। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो क्वेश्चन को करने के और भी मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड भी होता है कि 10% का ये हुआ तो 90% ऑफ 1,60,000 निकाल दो, वो भी है, ठीक है। और ये बेसिक तरीका भी है, तो आप बेसिक वे भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ ही साथ आप इसमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन क्रॉस कर रहा है किसे, प्लेटफॉर्म को। तो मैं पहले तो एक ट्रेन छोटा सा आपको समझाने के लिए बना देता हूं। यहाँ पे ये है ट्रेन और ये मैं बना देता हूं एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूं प्लेटफॉर्म। तो एग्जाम में आपको डायग्राम आपको चाहिए तो बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली शॉर्ट में कुछ तो कर सकते हो। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ट्रेन इज क्रॉसिंग दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रेन की इन 30 सेकेंड टाइमिंग गिवन है हमारे पास, कि टाइमिंग कितना है 30 सेकेंड,
और ट्रेन की रफ्तार क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर्स देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म कितना है। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको गिवन है, कितना है, आप बोलोगे सर 200 मीटर है ये, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज आस्क्ड, सो आई जस्ट मार्क इट एज x, सो लेट द प्लेटफॉर्म लेंथ बी x। तो माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर, whenever a train is crossing a platform, या फिर whenever a train is crossing a tunnel, या फिर whenever a train is crossing the bridge, उस केस में distance is equal to speed into time यही यूज करना है। लेकिन डिस्टेंस को क्या याद रखना है, डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है सर 200 है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, तो आपने बोला प्लेटफॉर्म नहीं गिवन है तो हमने लिख दिया इसे x। स्पीड, अब आती है बारी स्पीड की, आप बोलोगे 60, नहीं 60 किलोमीटर पर आवर में है, तो 60 किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे बाकी चीज़ें मीटर्स में है, तो स्पीड को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/18 हो जाएगा। ये क्यों होगा मैं आपको चाहिए तो कभी और बता दूंगा, ठीक है। और टाइमिंग कितना लगा, टाइमिंग लगा 30 सेकेंड का। तो बिफोर दिस एक चीज याद रखिए स्पीड के बारे में, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। देखो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है और आपको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके उल्टे, दैट इज 18/5 से। ये कैसे आता है, आप बेसिक मेथड यूज कीजिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1000 को 3600 से कट करो पूरा 5/18 आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा है ये 5/18, ठीक है। आप खुद से इसे देख सकते हो। तो हमने कर दिया स्पीड इंटू टाइम। नाउ लेट अस कैंसल आउट ऑल द थिंग्स। कौन सा टेबल यूज करेंगे, 6 का टेबल अच्छा लग रहा है, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 10 ज़ा 60। 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। फाइनली कितना हुआ, फाइनली हो गया 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 500, ठीक है। यहाँ पे आ गया 500 और इधर हमारा है 200 प्लस x। सो x की वैल्यू कितनी आई माय फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर x की वैल्यू 500 माइनस 200 दैट इज 300। सो 300 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि x ही था वो प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो x इज इक्वल टू 300 आया। तो ये है हमारा रिजल्ट 300 मीटर लेंथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। जब कभी भी पॉइंट नंबर 1, व्हेनेवर अ ट्रेन इज क्रॉसिंग द मैन, ट्री, पोल, लैम्प पोस्ट, इस तरह की चीज़ें दी गई है, तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ही रहेगा। लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही इंक्लूड करोगे, क्योंकि सिर्फ लेंथ, लंबाई ट्रेन की है। देखो मैन की लेंथ कितनी है, छोटी सी है, नेग्लिजिबल है, तो आप उसको जीरो टाइप में कंसिडर कर सकते हो और छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे सिर्फ इस केस में, केस नंबर 1 में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही लिखना है एज अ डिस्टेंस। केस नंबर 2 जैसे अभी भी मैंने बताया था, डिस्टेंस में आपको लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का, अगर ब्रिज गिवन है तो ब्रिज का लिखिए, अगर टनल है तो टनल का लिखिए। केस नंबर 3, जब कभी कोई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। दोनों का स्पीड आपको देखना है, डायरेक्शन मैंने नीचे लिखा है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, एक ट्रेन ऐसे आ रहा है एक ट्रेन ऐसे आएगा, तो स्पीड रिलेटिव ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप ट्रेन में बैठते हो, सफर करते हो, तब आपको नजर आता है बाजू से दूसरी ट्रेन ऐसे आ गई, तो आपको क्या लगता है, आपका स्पीड बढ़ गया, ठीक है। बेसिकली दैट इज रिलेटिव स्पीड, ठीक है, द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन सिटिंग इनसाइड दैट ट्रेन, आपको लगेगा स्पीड बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, अपोजिट अगर रहेगा तो स्पीड को ऐड करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम, और डिस्टेंस में याद रखना है दोनों ट्रेन का लेंथ। तो ये चीजें आप याद रखिए। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0.008, वन ऑफ द नंबर इज इतना है। तो दो नंबर है हमारे पास, आप चाहे तो ए भी लिखो। देखो हम लिखते, एक काम करते हैं, फर्स्ट नंबर को मैं x कंसिडर करता हूं और सेकेंड नंबर को क्या करता हूं, वन ऑफ द नंबर इज, वन ऑफ द नंबर, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा यहां से, वन ऑफ द नंबर इज 1/5 ऑफ अदर। तो मान लीजिए एक नंबर हमारा x है, तो दूसरा नंबर कितना है, 1/5 ऑफ फर्स्ट है। 1/5 मतलब कितना, पहले नंबर का
1/5 पार्ट, दैट इज 1/5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। तो ये दो नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये एक सेकंड नंबर हो गया हमारा। तो और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0.008। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो एग्जामिनर बोल रहा है आपको कि प्रोडक्ट आपका 0.008 आएगा, ठीक है। तो फिर आपको बताना है स्मॉलर नंबर कौन सा है। देखो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा नजर आ रहा है, स्मॉलर नंबर मतलब ये b, मतलब x/5 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि डिवाइडेड बाय हो गया है वो नंबर सेकंड नंबर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली छोटा नंबर है, चाहिए तो इसे फर्स्ट और सेकंड आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। ये आपका छोटा नंबर है, आपको फाइनली x/5 की वैल्यू बतानी है। तो लेट अस सी, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², x इंटू एक्स, ये 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना 0.058 ठीक है, 0.040। तो ये हो गया ये, ठीक है, 5×8 अपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम ये। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने बोला अंडर रूट ऑफ दिस। नाउ 0.040, दिस जीरो कैन बी कैंसल्ड, आप इस जीरो को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। 1 रुपी 50 पैसा को आप 1.5 भी लिख सकते हो या फिर 1.50 भी लिख सकते हो। तो ये कट कर दिया आपने। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.04। अंडर रूट ऑफ 0.04 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.2 हो जाएगा। अगर ये कभी नहीं आता तो आप कमेंट में दे सकते हो कि एलसीएम इस तरह के स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट डेसिमल वाले, तो मैं इसके ऊपर आपको स्पेशल क्लास ले लूँगा, ठीक है, और वहाँ पे इसको अच्छी तरह से और समझा दूंगा कि ये कैसे आप डायरेक्टली इसे फाइंड कर सकते हो। x इज इक्वल टू 0.2। तो फिर आपको क्या बताना है कि स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज विच। देखो स्मॉलर नंबर x है या x/5 है, आप बोलोगे सर x/5 है क्योंकि उसको डिवाइड किया, ये है हमारा स्मॉलर नंबर, ये हमारा स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा है x डिवाइडेड बाय 5। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस, x कितना है 0.2 है, डिवाइडेड बाय 5, 0.2 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये डेसिमल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर डेसिमल शिफ्टिंग कीजिए आप। अगर डेसिमल आपने एक साइड इस साइड मूव किया तो नीचे एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उस तरह से आपको समझाता हूँ। ये हो गया 20 और नीचे हो गया, ठीक है, 2 हो गया, सॉरी नॉट 20, ये हो गया 2 क्योंकि डेसिमल हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लेट मी इरेज इट। 2 और नीचे एक जीरो हमने ऐड कर दिया। सो 2 डिवाइडेड बाय 50 को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 50 1 जा 50, 50 0 जा, पॉइंट लगा सकते हो, फिर आ गया एक जीरो। अभी भी ये नंबर छोटा है तो फिर एक जीरो आएगा, फिर आपने एक जीरो लगा दिया तो एक जीरो इधर आ गया, 54 जा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आप दे सकते हो 0.04। या फिर क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, द फर्स्ट वन ऑफ द नंबर इज 1/5 ऑफ अदर नंबर। a इज, अगर मैं बोलता हूँ a इज 1/5 ऑफ b, ठीक है, सेकेंड नंबर। तो a को हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, को याद रखना है, इज को कभी भी इक्वल टू में लिखना है, और यहाँ पे लिखेंगे 1/5, ऑफ को लिखेंगे इनटू और b एज इट इज। तो फाइनली यहाँ से हमारा एक रेशो तैयार हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू 1/5। मतलब a की वैल्यू 1 रेशो के बराबर है, b की वैल्यू 5 रेशो के बराबर है। अगर इसे सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसे, यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो मान के चलेंगे ये 1x है और ये 5x है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। देखो 1x इंटू 5x इज इक्वल टू कितना, मुझे इंक चेंज कर लेना था, ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर, एक ही मिनट। तो यहाँ पे कर देते हैं हम प्रोडक्ट 1x इंटू 5x, प्रोडक्ट कितना है, तो एग्जामिनर ने बोला है प्रोडक्ट है 0.008 है। तो 1x इंटू 5x कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0.008 है। सो देयरफॉर टेल मी माय फ्रेंड्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आप करेंगे 5 से कट, 5 1 जा 5, 5 0 जा, पॉइंट कर दिया 0 0, 5 1 जा 5, बच गया कितना 3 बच गया, एक जीरो आप आराम से लगा सकते हो, 5 6 जा 30, तो ये हो गया कैंसर। तो 0.0016। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, देखो अंडर रूट ऑफ 16 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4 हो गया। और यहाँ से आपको क्या करना है, मेक द पेयरिंग करना है। मैं शॉर्ट में चाहिए तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिखा देता हूँ एक शॉर्ट में। तो ये कैसे मैंने लिखा, तो यहाँ से एक जीरो इधर आएगा और डेसिमल आएगा। सो x की वैल्यू आ गई 0.04। तो x क्या है, आपका छोटा नंबर a था, दैट इज 1x,
ठीक है, 1x विल बी हाउ मच 0.04। ये है आपका रिजल्ट, यही है हमारा आंसर। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0.04। तो आप कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ये डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है एक स्लाइड नेक्स्ट वाले में। देखिए, अगर क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट के बारे में पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 पूछा है, तो उसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, सर ये कितना है, इसे कैसे लिखेंगे? एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 0.000009, अगर स्क्वायर रूट ऑफ इसका पूछा है तो आप कैसे लिखेंगे? आपको एक चीज याद है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है? सर आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 है 4 है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है इसे 4। ठीक है, फिर ध्यान एक रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वाले नंबर जब कभी भी निकाल रहे हो तो एक चीज याद रखिए, एक शॉर्टकट डायरेक्टली मैं बता रहा हूं ये मेथड, कि मेक ग्रुपिंग ऑफ 2 नंबर ईच, मेक ग्रुपिंग ऑफ 2 नंबर्स ईच आफ्टर द डेसिमल। दो नंबर का एक ग्रुप बना दो। यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे बन गया 1, कितने बने? 2 बने। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर के बाद में सीधा डेसिमल लगाना है। ये हो गया 1 और यहाँ पे आ गया 2, दूसरा 0 और फिर लगा दो पॉइंट और ये 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 कितना है सर? स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। मेक द ग्रुपिंग ऑफ 2 नंबर ईच आफ्टर डेसिमल, कितना ग्रुप हुआ? 1 हुआ, तो एक नंबर के बाद में लगा दो पॉइंट, सो 0.4। ओके, मुझे ब्लू पेन यूज करना था, एक मिनट, हाँ 0.4। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये पूछा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है माय फ्रेंड्स? तो आपने बोला सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो आपने लिख दिया 3। फिर आपको याद रखना है मेक ग्रुपिंग ऑफ 2 नंबर ईच, तो ये हो गया 1, ये 1 और ये 1, कितने हो गए सर? 3 हो गए। सो 3 हो गए तो 1 2 3, यहाँ पे लगाना है आपको पॉइंट, तो 0.03 इज द रिजल्ट। तो स्क्वायर रूट के केस में आप ऐसे याद रखिए। अगर सेम क्वेश्चन आपको पूछा है क्यूब रूट के बारे ऊपर, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ डेसिमल मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 0.008, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 0.000027 ये पूछा गया है। तो आपको डायरेक्टली करना है कैसे? क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है माय फ्रेंड्स? तो आप बोलोगे सर 2 होता है। ठीक है, फिर आपको याद क्या रखना है इस केस में? मेक ग्रुपिंग ऑफ 3 नंबर ईच, मेक ग्रुपिंग ऑफ 3 नंबर ईच, 3 नंबर का। तो यहाँ पे कितना ग्रुप बन रहा है? यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बन रहा है सर एक ग्रुप, तो एक नंबर के बाद में लगा दो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, मुझे बोलिए क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है? तो आपने बोला सर 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? मेक द ग्रुपिंग ऑफ 3 नंबर ईच, 1 2, कितने ग्रुप हुए? 2 ग्रुप्स हुए, तो 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1 2 और यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो 0.03 और पहले वाले में था एक ग्रुप, तो एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाया और ये हो गया 0.2। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया था ना? यस, आई थिंक ये हो गया था। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रेखा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12,000 at 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, शी रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ 13,230। ठीक है, मैं गिवन थिंग्स लिख लेता हूं। प्रिंसिपल आपको गिवन है कि 12,000 सर प्रिंसिपल है, और फाइनली अमाउंट उसे कितना मिल रहा है? 13,230 रुपए का अमाउंट मिल रहा है। ओके, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर टाइमिंग 3 ईयर्स शी इज गेटिंग। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। और एक चीज गिवन है क्या? टाइमिंग। ओके सॉरी, ये तो आपको निकालना है, टाइमिंग तो एन है। ठीक है, एन ईयर्स करके है, ये आपको फाइंड करना है। रेट आपको गिवन है, रेट आपका कितना है? 5% पर एनम का है, 5% पर एनम। ये क्वेश्चन आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो मेथड है बेसिकली कौन सा? एक तो है आपका ट्रेडिशनल रेगुलर मेथड, तो पहले हम वो देखेंगे मेथड नंबर 1, बाद में हम देखेंगे मेथड नंबर 2। कैसे वो आप गेस मेथड भी है, ऑप्शन मेथड भी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम देखेंगे ये 2 तरीके कैसा है। मेथड नंबर 1 आपका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 रेज टू t। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो अमाउंट और प्रिंसिपल को एक साइड ही लिख देंगे। अमाउंट कितना है सर? आपने बोला सर अमाउंट है 13,230 रुपए का है। मैं प्रिंसिपल को इधर से नीचे ही इस साइड ले लेता हूं डायरेक्टली। प्रिंसिपल कितना है? आपने बोला सर 12,000 का प्रिंसिपल है। डन।
तो 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर रेट कितना है 5% है। मुझे एक चीज़ बोलिए, यहाँ पे अगर मैंने आर में 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर ही कट कर देता हूँ, ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 0 = 0, सो 20 इंटू 1 21, 21 प्लस ये 20 1 = 20, 20 प्लस 1 इज 21, तो ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय 20, रेज टू क्या है टी है। तो लेट अस सॉल्व दिस पार्ट, 0 से 0 कट हो गया और यहाँ पे 1 3 2 3 कौन से नंबर से कट करेंगे, ऐसा डाउट माइंड में आता है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कीजिए। देखो 2 से तो कट नहीं होगा, क्या 3 से होगा, क्या नहीं, इस नंबर को ऐड कर दो, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, हाँ सर 3 से कट हो रहा है, और नीचे वाला नंबर भी 12 3 से कट हो जाएगा, 3 से करेंगे फिर 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 0 = 3 0 कैंसल। अब 21 यहाँ पे है डिवाइडेड बाय 20 रेज टू टी। मुझे एक चीज़ बोलिए, मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में आपको बोला था 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर आपको याद करने हैं। 21 का क्या ये स्क्वायर 441 होता है, आप बोलोगे सर हाँ होता है। क्या 20 का स्क्वायर 400 होता है, आप बोलोगे सर हाँ 20 का भी स्क्वायर होता है। तो टी की वैल्यू कितनी आई माय फ्रेंड्स, टी की वैल्यू 2 आई, क्योंकि 21 रेज टू 2 is 441, 20 raised to 2 is 400, so come on 2 पावर में आ गया, तो t is equal to कितना आया, t is equal to डायरेक्टली आप बोल सकते हो 2 years। सो टाइमिंग हमारा यहाँ से निकल के आ गया है, दैट इज नथिंग बट t is equal to 2 years। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका, अगर आपने कोई शॉर्टकट मेथड किया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, 1 मिनट है मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड आपको पता होना चाहिए कि टाइमिंग, अगर देखो 2 इयर्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें भी यूज़ द रेशो 2:1, ठीक है। 3 इयर्स का एक रेशो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो 3:1 एक रेशो। अगर किसी ने मेथड पढ़ा होगा उसके लिए ये मेथड यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप वो मेथड 1 ही यूज़ कीजिए, ठीक है, 4 6 4 1। तो मैं यहाँ पे इसमें केस मेथड नंबर 2 में गेस मार के चलूँगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 में मैं कंसिडर करके चलूंगा कि ये 2 होगा। अगर 2 से नहीं आया आंसर तो मैं 3 इयर्स पे जाऊंगा। देखिए मुझे बोलिए प्रिंसिपल था 12,000, अमाउंट है 13,230, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है आपको, सर कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 से 13,000 मतलब 1,230, 1,230 नजर आ रहा है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं गेस करके चलता हूँ, लेट इट बी 2 इयर्स। मैं ऑप्शन नंबर डी पे हिट मर के चलता हूँ कि 2 साल हो सकता है। तो यहाँ से CI चेक करेंगे क्या होता है। देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 12,000 है, ठीक है, 12,000 इज द प्रिंसिपल, एंड 2 इयर्स के लिए हमें कौन सा रेशो यूज करना है, 2:1 रेशो, ठीक है। अब 12,000 पे मैं निकाल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे निकालते हैं, यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस मेथड, ठीक है। नाउ राइट नाउ आई एम जस्ट सॉल्विंग इट टू गेट द टाइम। So what is 5% of 12,000? You will say sir 1200 का आधा, आप बोलोगे सर 600। What is 5% of 600? आप बोलोगे सर 30 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 = 1200 एंड 30 1 आपने कितना बोला सर 30 होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना निकल के आया, 1230 निकल के आया। तो क्या यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट 1230 है और हमारा भी 1230 आया, हाँ सर। तो क्या ये 2 इयर्स के लिए सेटिस्फाई हुआ कंडीशन, आपने बोला हाँ सर, तो 2 ईयर ही हमारा आंसर है, आंसर इज 2 इयर्स। सो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं जिसे ये मेथड पता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम इज 204 क्यूबिक मीटर, या फिर ठीक है कितना है ये क्यूबिक मीटर। ओके नेक्स्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत हो गया, स्क्वायर मीटर, हाँ यहाँ पे ऊपर हिंदी वाले क्वेश्चन में आप इसे क्यूबिक मीटर कर दीजिए, ठीक है, क्यूबिक मीटर कर दीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम इज, वॉल्यूम कितना है 204 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब है। हाइट ऑफ रूम इज 6 मीटर। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, ठीक है। सो फ्लोर एरिया ऑफ द रूम कितना है, नीचे वाली एरिया कितनी है, ठीक है। तो एक चीज आप जनरली याद रखिए कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ये होता है आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना गिवन है, 204 है। एरिया ऑफ द बेस हमें पूछा है तो मैं इसको लिख देता हूँ A, और हाइट कितना है इसका 6 है, तो आपने लिख दिया हाइट 6। सो लेट अस कैंसिल दिस, 6 1 = 6, 6 2 = कितना, 6 3 = 18, 6 4 = 24।
सो ए कितना निकल के आ रहा है, ए इज इक्वल टू आ रहा है 34 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द बेस है। एरिया ऑफ द बेस मतलब शायद वो क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल, इसलिए मीटर स्क्वायर में इसका रिजल्ट आएगा 34 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, क्या याद रखना है आपको। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ इरेज। वॉल्यूम का मैंने जनरलाइज्ड फार्मूला आपको दिया था, ये जनरल फार्मूला हर जगह यहाँ पे ऐसे आप यूज़ कीजिए, ठीक है। देखो जनरल फार्मूला फॉर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के लिए अभी मैंने लिखा था वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये चीज अगर क्वेश्चन आपका देखिए क्यूब के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ क्यूब, तो अगर आपको फॉर्मूला याद कर निकालना है, डिराइव करना है, तो कैसे कर देंगे झटपट, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। देखिए और यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं एक सिलेंडर, तो ये है बेसिकली एक क्यूब, ये है आपका क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड, और ये है हमारा एक सिलेंडर। तो आपको देखो एयरफोर्स के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, CYLINDER सिलेंडर, तो ये वॉल्यूम बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। देखो वॉल्यूम आपको मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ द बेस। मुझे बोलिए क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर टाइप में होता है, ऑल द साइड्स आर सेम, ऑल द फेसेस आर सेम, ठीक है, सेम एरिया होती है। तो नीचे अगर यहाँ पे ए है तो ये भी ए है, हाइट भी ए है, इसमें एरिया ऑफ द बेस कितनी हुई, स्क्वेरिकल, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर के साथ में इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया ए क्यूब। मुझे बोलिए वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम क्यूबॉइड का निकालना है। देखो एरिया ऑफ द बेस कितनी हो गई, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, सो एरिया ऑफ द बेस कितनी हुई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई, और इंटू क्या करना है, लास्ट में इंटू कंपलसरी हाइट करना है, तो L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे निकालना है आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या करना है, एरिया ऑफ द बेस। मुझे बोलिए एरिया ऑफ द बेस, सिलेंडर का एरिया क्या नज़र आ रहा है बेस का, तो आप बोलोगे सर सर्कल नज़र आ रहा है, और सर्कल में हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट ऑब्वियसली हम h ही मान के चलते हैं हर जगह, तो इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गए बेसिकली फॉर्मूलेज फॉर क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा है, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए एक जनरल याद रखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, फेवरेबल आपके फेवर में कितना है, FAVOU, फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप याद रख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो देखिए फेवरेबल इवेंट्स, एक क्वेश्चन क्या है, 2 डाइसेस आर थ्रोन। देखो एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 डाइस इज थ्रोन। तो 1 डाइस थ्रोन के केस में जब एक डाइस थ्रो करते हैं तो फेवरेबल इवेंट कितना आता है, टोटल इवेंट्स कितना होता है इस केस में, टोटल इवेंट जब एक डाइस आप फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, कुछ भी आ सकता है, तो टोटल 6, ठीक है। और अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो आपको याद रखना है टोटल इवेंट्स, डायरेक्टली याद कीजिए, 6 का स्क्वायर आएगा, दैट इज नथिंग बट 6 6 36, याद रखना है। अगर देखो कभी भी क्वेश्चन 3 डाइस थ्रोन पे आता है, 3 डाइस थ्रोन, तो टोटल इवेंट्स इस केस में आपको क्या याद रखना है, 6 का क्यूब याद रखना है। 6 का क्यूब कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 216, 216। तो हमारा क्वेश्चन जो गिवन है अभी, ये गिवन है 2 डाइस थ्रोन के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इवेंट्स हमारे 36 है। फेवरेबल आपको मतलब क्या चाहिए, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5 इज व्हाट, ठीक है। टोटल स्कोर ऑफ 5 कब आ सकता है, कितने इसमें आ सकता है, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं ब्लू कलर से। देखो मुझे एक चीज बोलिए, मान लीजिए ये है डाइस नंबर 1, डाइस 1, और यहाँ पे है डाइस नंबर 2। देखो टोटल सम दोनों, जब हम दोनों पासे फेंकते हैं तो सम दोनों का मिलकर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मान लीजिए अगर डाइस नंबर 1 में 1 आ गया, ठीक है, तो दूसरे वाले डाइस में कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 4 आना चाहिए, तभी जाके तो सम मिलके 5 आएगा, यस। मान लीजिए सेकेंड केस, ठीक है, यहाँ पे 2 आया, अगर डाइस 1 में 2 आया तो सेकेंड डाइस में कितना आने के बाद 5 आएगा, तो आप बोलोगे सर सेकेंड डाइस में 3 आना चाहिए, तभी जाके 5 होगा। मान लीजिए अगर डाइस 1 में 3 आया तो डाइस 2 में कितना आना चाहिए, ठीक है,
4 से आएगा, 4 तो आगे करेंगे, 3 आया तो सेकेंड डाइस में कितना आना चाहिए, आप बोलोगे सर 2। मान लीजिए डाइस 1 में ही 4 आया तो सेकेंड डाइस में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मान लीजिए देखो आप बोलोगे सर 5 आ गया डाइस 1 में, तो 5 आया तो सेकंड में कुछ ना कुछ तो आएगा, तो आपका टोटल 5 से ज़्यादा जाएगा, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो हमारे फेवरेबल इवेंट्स कौन कौन से हो गए, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स हमारे कितने हो गए, टोटल फेवरेबल इवेंट्स 1 2 3 4 हो गए, तो 4 हमारे इवेंट्स हो गए। तो आपने इसे लिख दिया टोटली हमारे पक्ष में कितने हैं, टोटली 4 केसेस है, ठीक है। तो 4 आपने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स कितना है, 2 डाइसेस आर थ्रोन, 2 डाइसेस थ्रोन में कितना टोटल इवेंट्स होता है 36। सो लेट अस सॉल्व दिस, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। सो रिजल्ट कितना आ रहा है माय फ्रेंड्स, 1/9 आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये आपको प्रोबेबिलिटी वाला लेसन है, आपको अगर क्वेश्चन आता है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूँ, 1 डाइस इज थ्रोन, ठीक है, यहीं पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आई होप यू गॉट दिस आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा है 1 डाइस इज थ्रोन, 1 डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को आपने फेंक दिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी, 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 ओके, स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज एक क्वेश्चन हम लिखेंगे दैट द नंबर इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखो एक डाइस हम जब थ्रो करते हैं तो टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 6 होता है टोटल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, टोटल इवेंट्स हमारे 1 डाइस में 6 आते हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, दैट द नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर 6 में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, सो आपने बोला सर प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 में, 1 नहीं होता, ध्यान रखिए। तो प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, ठीक है, ये है आपके प्राइम नंबर्स। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, तो 3 आउट ऑफ 6, सो इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो प्रोबेबिलिटी हमारे निकल के आ रही है 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 6 तक कौन कौन से आते हैं, देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आएंगे, तो आप बोलोगे सर 1 1 1 जा 1 होता है, फिर कौन सा है 4 है क्योंकि 2 2 जा 4 है, फिर उसके बाद में कोई भी नंबर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ओनली 2 ही आए। तो यहाँ पे टोटल आपका ये तो नीचे वाला सेम ही था, ठीक है, ये तो 6 ही रहेगा क्योंकि 1 डाइस थ्रो करते हैं तो नीचे वाला नंबर हमारा कौन सा होता है, टोटल इवेंट्स 6 ही रहता है। 2 डाइस में 36 आएगा, 3 डाइसेस थ्रोन में 216 आएगा नीचे, 1 डाइस में कौन सा आएगा 6 ही आएगा, और टोटल आपके फेवर में कौन सा है 1 2 है, 2 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई 2 डिवाइड बाय 6, दैट इज 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो 1/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ये हैंडशेक्स के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी के बाद में जो कॉम्बिनेशन आता है उसी का ये एक एप्लीकेशन है बोल सकते हो आप। तो इन द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ अ बिजनेस 10 पीपल प्रेजेंट शेक्ड हैंड विथ ईच अदर, 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो इस मीटिंग में टोटल कितने हैंडशेक हुए। तो एक चीज आप याद रखिए, हैंडशेक में मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, हैंडशेक वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला आप याद कीजिए NC2, ठीक है, या फिर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए। n क्या है, n इज नंबर ऑफ, n क्या है आपका, नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल इस पार्टी में कितने हैं, आप बोलोगे सर इस पार्टी में 10 लोग हैं, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए 10 इंटू जितने भी लोग हैं उसमें से एक माइनस कर दो 10 इंटू 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज 9 5 जा कितना हो गया माय फ्रेंड्स, आपने बोला सर 45, सो 45 हैंडशेक्स टोटली हो गए, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 45। अगर मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए इस पार्टी में 30 लोग थे, 30 पीपल थे, तो आप कैसे करोगे, टोटल हैंडशेक्स कितना हुआ, तो आप 30 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट।
अगर मान लीजिए 40 पीपल थे, ठीक है, मान लीजिए 50 पीपल थे, तो आपको क्या करना है, 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 करना है। जो भी आएगा रिजल्ट वही आपका होगा आंसर। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स। सो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके बाद में आएगा प्रैक्टिस 4, 5, 6। तो आप सारे वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगा तो एक लाइक भी दे सकते हो। थैंक यू।